नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। मीडिया मंथन के आज के अंक में हम बात करेंगे कैराना की कहानी और मीडिया कवरेज। जून के दूसरे सप्ताह में हमने एक दिन अचानक सुना, क्या कश्मीर बनेगा कैराना? कुछ एक टीवी चैनलों और दूसरे दिन के अखबारों, खासकर हिंदी अखबारों में उछलती इस हेडलाइन पर अनेक लोग चौंके होंगे। समझने में कुछ देर लगी होगी कि यूपी में कश्मीर कहां से आ गया। 2-3 हिंदी चैनलों और कई हिंदी अखबारों की खबरों में लगातार 2 दिन देश को बताया जाता रहा कि कैराना में एक खास समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के दबंगों के वर्चस्व, हत्या, लूट और धमकी के चलते भाग रहे हैं। मोहल्ले के मोहल्ले खाली हो रहे हैं, घरों पर ताले लटक रहे हैं। अनेक लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं, पर इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार और एनडीटीवी और एबीपी जैसे चैनलों ने कैराना में जब अपने संवाददाताओं की टीमें भेजी तो वहां की असल तस्वीर सामने आई। घटनास्थल से आ रही इन खबरों के बाद कुछ सियासतदानों और कैराना को कश्मीर बताने वालों का सुर भी थोड़ा नरम हुआ, पर कुछ थे जो उसी पिच पर जमे रहे। अब इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि खास समुदाय के आपराधिक गैंगों के चलते कैराना कांधला से भागने वाले सिर्फ दूसरे समुदाय के लोग हैं। मीडिया में इन दावों पर भी सवाल उठे हैं, फिर भी कैराना खबरों में है। कानून व्यवस्था से जुड़े पलायन की खबर का शोर, जबकि शोर मचाने वाले जानते हैं कि अलग अलग कारणों से होने वाला पलायन सिर्फ कैराना का ही नहीं, पूरे देश का सच है। सवाल उठता है, कैराना के पलायन का सवाल पहले कभी क्यों नहीं उठा? आखिर कैराना और कांधला इस वक्त इतनी बड़ी खबर कैसे बने? बुंदेलखंड में सिर्फ 1 साल के अंदर सूखे से बेहाल लगभग 7 लाख लोगों के पलायन, या 210 रुपए किलो के भाव से बिकती उड़द दाल, या शिक्षा, उद्योग और बैंकिंग क्षेत्र की कई बड़ी खबरों से भी ज्यादा बड़ी खबर। आखिर कैराना कांधला के मीडिया कवरेज का सच क्या है? मीडिया मंथन में आज ऐसे ही कुछ सवालों पर बात करेंगे अपने 4 मेहमानों के साथ। हमारे साथ आज की चर्चा में शामिल हो रहे हैं हरवीर सिंह, भास्करमनी.com के संपादक। हमारे साथ हैं दिलीप मंडल, इंडिया टुडे हिंदी के एडिटर रह चुके हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर हिलाल अहमद, फेलो CSDS, और साथ में विनोद अग्निहोत्री, अमर उजाला के सलाहकार संपादक। आप चारों लोगों का स्टूडियो में स्वागत है। शुरुआत हरवीर जी आपसे हम करते हैं। आप तो अपने घर जाते हैं तो शायद शामली और कैराना की गलियों और सड़कों से गुजरते हुए जाते हैं, बगल के हैं। हम ये समझना चाहते हैं कि आपने हिंदी अंग्रेजी के अखबारों को भी देखा कवरेज इन हाल के 5-6 दिनों में, साथ में चैनलों को भी देखा होगा। 1-2 तरह की तस्वीर कैराना की उभरती है। अगर कोई व्यक्ति जो कैराना नहीं गया, जिसने शामली नहीं देखा, और वो इन चैनलों, इन अखबारों के ही भरोसे अगर वहाँ के सच को जानना चाहता है, तो सच की 2 तस्वीरें हैं। आखिर ये मीडिया का कौन सा सच है? एक्चुअली जो शुरुआत होती है वो बहुत अधूरे सच के साथ होती है। देखिए, कैराना मेरे लिए वैसा ही है जैसे मैं आपके स्टूडियो में आके बैठा हूँ, और नई दिल्ली से होते हुए पूरा बचपन हम लोगों ने वहाँ उस आसपास के इलाके में, हमारी तहसील कैराना रहा है। शामली बाद में तहसील बना, बाद में डिस्ट्रिक्ट बना। कांधला भी दिल्ली सहारनपुर हाईवे के बीच में कांधला कस्बा है, और इन दोनों के बीच में करीब 10-12 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये बिल्कुल सच बात है कि दोनों जो कस्बे हैं थोड़े पिछड़े हुए कस्बे हैं, और वहाँ पर जो आबादी है उसमें मुस्लिम आबादी का अनुपात हमेशा से ज़्यादा रहा है। यहाँ मैं और चीज़ें थोड़ा स्पष्ट करूँ, शायद जो मीडिया का जो हिस्सा बाकी उस ज्योग्राफी को, वहाँ की जो डेमोग्राफी को नहीं जानता, उस ज़िले में जो अब शामली नाम का ज़िला है उसमें कैराना, उसमें कांधला, उसमें हमारे गांव के बगल में गढ़ी पुख्ता, उसमें जलालाबाद, ये कुछ ऐसे छोटे कस्बे हैं जो थोड़े से बैकवर्ड भी हैं उस तरीके के, जहां पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी। और उसके बाद जो वहां पर बाकी लोग हैं, ये कस्बे वैसे भी हैं कि इनके चारों तरफ जो गांव बसे हैं उनका कोई 2 किलोमीटर पर गांव है, कोई 5 किलोमीटर पर गांव है। कोई ऐसा नहीं कि आइसोलेशन में कहीं ऐसी जगह हो। कैराना दिल्ली, ये शामली पानीपत के बीच का जो मेन हाईवे है उसके बीच का एक कस्बा है, और रेगुलर हम लोग वहाँ से जाते हैं। कैराना के बीच से ही गुजरते हैं, पानीपत से शामली जाते हुए, या दिल्ली से शामली जाते हुए कांधला से गुजरते हैं। तो ये 2 तस्वीरें क्या कहती हैं? 2 तस्वीरें देखिए, मुझे लग रहा है कि बहुत ही मीडिया का जो रोल था, क्योंकि हम सब लोग सकते में थे उस तरह की खबरें देख करके, जो उस जगह की सच्चाई जानते हैं, जो उसे बिल्कुल एक तस्वीर हमारे सामने आ जाती है कि वो जगह क्या है। उसके बारे में जब इतनी तथ्यहीन बातें की गई, तो वो
एक बहुत बड़ा झटका था लोगों के लिए जो उन जगहों को बिलोंग करते हैं। बहुत सारे लोगों से बात हुई, बहुत सारे लोगों के फ़ोन भी आए इस संदर्भ में कि क्या हो रहा है, किस तरीके से इलाके को बदनाम करने की साजिश हो रही है। ये फैक्ट है कि कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उसमें ना कैराना अलग कुछ है, ना कांधला अलग कुछ है, ना शामली कुछ अलग है। पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। और जब दिल्ली में मर्डर हो जाते हैं 3-3, तो वहाँ पर आप क्या कहेंगे? तो ये कानून व्यवस्था का जो मसला है वो अपनी जगह है, लेकिन जिस तरीके का रंग देने की कोशिश की गई उसमें रत्ती भर भी सच्चाई मुझे तो नहीं दिखी, क्योंकि मैं दिलीप मंडल उस स्थिति को समझता हूँ। जी, दिलीप मंडल, आप कैसे देखते हैं इसी पहलू को जो हम हरवीर से डिस्कस कर रहे हैं? देखिए उर्मिला जी, मुझे एक तो बहुत स्पष्ट सा लगता है कि सांप्रदायिकता की कवरेज तो होनी चाहिए, लेकिन इस खास मामले में जो अखबार हैं और जो समाचार हैं वो सांप्रदायिक बन गए, ये ज़्यादा खतरनाक है। और आप देखेंगे कि लगातार हुआ क्या, घटना सिर्फ इतनी हुई कि 8 जून को हुकुम सिंह ने एक लिस्ट जारी कर दी कि 346 हिंदू परिवार चले गए। लोगों ने वहाँ पर अपने रिपोर्टर रहते हुए उन्होंने इस बात की ज़रूरत नहीं महसूस की कि जाकर देख तो लें कि कौन चला गया और क्यों चला गया। बाद में जब पूरी सच्चाई सामने आई कि उसमें ऐसे लोग थे जो बरसों पहले मर चुके हैं, ज़्यादातर लोग अपने बिजनेस कारणों से गए, तो ये चीज़ असल में एक तो प्रॉब्लमेटिक है कि स्पॉट रिपोर्टिंग नहीं हुई शुरुआत में। और बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पर कोई हिंसा या दंगा उसके बाद नहीं हुआ, ये वहाँ के लोगों का एक समझदारी है। प्रॉब्लम ये है कि इस समय भी, आज की तारीख में भी मेरे पास जैसे 16 जून का जागरण पड़ा हुआ है, कैराना हुआ बेगाना नाम से पूरा पेज निकाला है उन्होंने। अब 7 खबरें इसमें हैं और आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि 7 खबरें, लगभग 5000 शब्दों की खबरें, इसमें एकमात्र जो अल्पसंख्यक समुदाय के एक ही व्यक्ति को से बात की गई है। पूरी खबरें, सारी खबरें जो हिंदू समुदाय है उनसे बात करके लिखी गई है पूरी। और जो एक मुसलमान से बात की गई है वो कुछ और कह रहा है, लेकिन वो फिर हेडलाइन में नहीं है। तो मुझे लगता है कि प्रेस काउंसिल की जो गाइडलाइंस थी बाबरी मस्जिद और राम मंदिर आंदोलन के बाद 2 गाइडलाइंस आई थी, उसका पूरा का पूरा उल्लंघन हुआ है। और इनमें से कोई खबरें, इन 7 खबरों में एक भी खबर मुझे प्रेस काउंसिल की उन गाइडलाइंस के हिसाब से फिट नहीं है। शायद पत्रकारिता के विद्यार्थियों का वो पढ़ाया भी नहीं जा रहा है, उनको शायद पता भी नहीं है कि कोई गाइडलाइंस आई थी और रघुवीर सहाय जैसे बहुत बड़े लोगों ने वो गाइडलाइंस लिखी थी। जी। तो उनको पढ़ना भी अब असल में उसका रिवाज भी घटा है। देखिए, आप जो चर्चा कर रहे हैं, मैं एक छोटा सा ब्यौरा आपके सामने बहुत संक्षेप में पेश करूंगा सवाल करने से पहले। मैं हिंदी का एक बहुत बड़ा अखबार, उसके 11 जून से लेकर 16 जून के कुछ कैप्शंस, कुछ हेडिंग, कुछ शीर्षक मैं बता रहा हूँ। 11 जून, हिंदुओं के पलायन का मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, जबकि आयोग ने पता नहीं हिंदू शब्द इस्तेमाल किया था या नहीं। 12 जून, जागरण, प्रेस काउंसिल कैराना पलायन पर आईबी की आते ही जागा प्रशासन। 13 जून, कैराना से पलायन करने वाले 150 परिवारों का सत्यापन हो गया। किसने किया कोई नहीं जानता, जबकि सत्यापन कल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट में हुआ है, जिसको हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस ने और टाइम्स ऑफ इंडिया ने, सभी अखबारों ने आज रिपोर्ट किया है, चैनलों ने भी रिपोर्ट किया है। 14 जून, हाँ, लटके हैं हिंदुओं के मकानों पर ताले। मकान पर ताले लटकने के बारे में भी बहुत सारी कहानियां इस वक्त आ चुकी हैं कि उसकी क्या कहानी है। 15 जून, कांधला भी चला कैराना की राह पर। 16 जून, कैराना में दहशत और बेबसी। ये कुछ शीर्षक हैं, और सबसे बड़ा शीर्षक तो वो है जो सुबह से रात तक टीवी चैनलों में, खासकर 2 चैनलों में चलता रहा हिंदी के। क्या कश्मीर बनेगा कैराना? कश्मीर बनेगा कैराना। न तो कश्मीर की कोई समझ, न तो कैराना की। मैं हिलाल साहब आपसे समझना चाहता हूँ, इस तरह का जो मीडिया कवरेज है, मैं दोनों तरह की बात कर रहा हूँ। जो घटनास्थल पर लोगों ने रिपोर्टर भेजा, बहुत सारे फैक्ट्स आए, बच गई सारी चीज़ें। ये आखिर इसके पीछे सोशियोलॉजी आप क्या देखते हैं? क्या इसके पीछे कहानी लगती है? देखिए, जिस समाज में हम रह रहे हैं वो इमेज सेंट्रिक समाज है। यानी अब जो है, आप ज़्यादा विश्वास, पहले एक ज़माना था कि आप गांव में जाइए और आपके पास में एक पेन कापी हो तो लोग जो है आपसे डरेंगे, आपके पास में शक्ति होगी, आपके पास आप पावरफुल व्यक्ति माने जाएंगे। मोबाइल फ़ोन ने, और ख़ास तौर जब हम, जैसे आपने बताया कि कैराना की जब हम बात करें, तो कैराना एक कस्बा है जहाँ के जो कि मीडिया ओरिएंटेड है, और जिसको मुझे लगता है कस्बे की परिभाषा से निकाल देना चाहिए। अब वो कस्बा नहीं है, दरअसल एक शहर है, और वो शहर जिसमें कि अपवर्ड मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और इसीलिए पलायन जिसको हम कहते हैं, वो शहरों में भी एक मोहल्ले में लोग अब रहते नहीं, ऐसे पुश्तनी तौर पर रहा करते थे। समाज बदल रहा है, और जिस तरह से परिवार टूट रहे हैं, उससे बहुत संभव है कि आप एक जगह से दूसरी जगह निकल जाएं। एक बात। दूसरी बात ये, ख़ास जो एरिया मुजफ्फरनगर, शामली, कैराना, ये जो पूरा एरिया है,
ये इसको एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर लिया गया है पिछले कुछ सालों में। इसमें दोनों पार्टियां शामिल हैं, बीजेपी भी शामिल है और समाजवादी पार्टी भी शामिल है। याद रखना पड़ेगा कि जिस समय में मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था उस समय में 4 मुस्लिम एमएलए थे समाजवादी पार्टी के, लेकिन इसके बावजूद महापंचायत हुई और जो भी हुआ उसको हम जानते हैं। तो जो आपका सवाल है उसके पीछे जो समाजशास्त्र है वो सीधा सीधा ये है कि आप किसी भी इलाके का बुनियादी कॉन्फ्लिक्ट पहचानिए, जैसे कि महिलाओं से छेड़छाड़, किसी गैंग के द्वारा एक दूसरे को फिरौती की मांग, ये ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हैं जो कि सामाजिक हैं, इसका किसी धर्म से लेना देना होता नहीं है। आप उसको पहचान के उसको बहुत आसानी से सांप्रदायिक रंग दे सकते हैं, खासतौर से इस क्षेत्र में। और यही पिछले 1-1.5 साल से ये रणनीति कम से कम भाजपा और समाजवादी पार्टी की रही है कि आप उसको हिंदू मुसलमान खेलिए। और उसके अंदर एक महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ और वो है जाति। ये पूरा इलाका जो है जातिगत जैसे पूरा भारत जातिगत संरचनाओं में बटा हुआ है, ये इलाका भी जातिगत संरचनाओं में बटा हुआ है। अभी भी जब भी मुसलमानों की बात होती है तो मुस्लिम जाति यहाँ पर बिल्कुल कोई बात ही नहीं होती है। मुसलमानों की जाति एक महत्वपूर्ण सामाजिक सत्य है इस इलाके का, लेकिन अभी तक कौन से मुसलमान की जाति, कौन सा गैंग, वो किस तरह से कहाँ बिलोंग करता है, उसके बारे में ना तो कोई सूचना है और ना ही मुझे लगता है जो आप मीडिया कवरेज की बात कर रहे हैं, हमारा जो सनसनी फैलाने वाला ये ब्रेकिंग न्यूज़ कल्चर है जिसमें आपको सनसनी चाहिए और सनसनी के लिए बहुत आसान है आप हिंदू मुस्लिम खेलकर उस पर पहुँचाएं। विनोद अग्निहोत्री, चूंकि आप का अखबार भी इसे रिपोर्ट करता रहा है, ये ठीक है कि वह दूसरे हिंदी के अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके मुकाबले थोड़ा संतुलित है, लेकिन उसमें भी हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो आमतौर पे अंग्रेजी के जो अच्छे अखबार हैं उनमें उस तरह की कहानियां नहीं छपी हैं या नहीं छपने दी गई हैं। हम समझना ये चाहते हैं कि क्या आपने अपने लंबे पत्रकारिता जीवन में ऐसा कभी महसूस किया या देखा कि हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश में हुआ है ऐसा, लेकिन इसको जर्नलिज्म के हिसाब से कैसे देखते हैं कि एक नेता अचानक आता है, चाहे वो जिस पार्टी के हों, कांग्रेस के, बीजेपी के, सीपीआई, सीपीएम के, और इतनी सनसनी मचाने वाली एक लिस्ट जाहिर करते हैं और अखबार चैनल के चैनल कई दिन तक उसको अपना बनाकर पेश करते हैं, बल्कि उस पर और नमक मिर्च मिला देते हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। क्या किसी एक इंडिविजुअल के सत्य को मीडिया अपना सत्य बनाकर पेश करता है और नैतिकता का वो डंका भी पीटता है? ये कैसे आप इसको देखते हैं जर्नलिज्म के हिसाब से? नहीं उर्मिला जी, मैं उस इलाके में उस दौर में रहा हूँ जब किसान आंदोलन उस इलाके में बहुत सक्रिय था, महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में। और मेरठ का जो सबसे लंबा दंगा 1987 का, वो भी उसी दौर में हुआ था। यानी जब पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब हाशिमपुरा और मलियाना जैसे कांड हुए थे। मुजफ्फरनगर दंगा तो उसके सामने कुछ नहीं था, जो 3 महीने उस शहर में कर्फ्यू चला था, उस दौर में था। लेकिन उस दौर में भी कैराना, कांदला और इन सारे इलाकों में महेंद्र सिंह टिकैत की रैली में जितने हिंदू किसान आते थे उतने ही मुसलमान किसान आते थे। लेकिन विनोद, मुझे माफ कीजिएगा, मैं क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है इस कार्यक्रम में, हम स्पेसिफिकली आपसे ये पूछना चाहते हैं, उस क्षेत्र की बैकग्राउंड को जानना भी जरूरी है, लेकिन उसके बजाय हम ये जानना चाहते हैं कि क्या जर्नलिज्म के एथिक्स के हिसाब से, प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से, पत्रकारिता के, क्या किसी नेता, किसी व्यक्ति, किसी समूह की एक लिस्ट, एक बयान या एक इंप्रेशन, एक ऑब्जर्वेशन को मीडिया के इतने बड़े बड़े समूह जो न्यूयॉर्क तक रिपोर्टिंग के लिए, वाशिंगटन तक रिपोर्टिंग के लिए अपने पत्रकार और पूरी टीम भेजते हैं, क्या वो उसको यूं ही एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना किसी पड़ताल के और 2 दिन तक पूरे देश को वही सत्य बताते रहते हैं? नहीं मुर्मिला जी, मैं उसी पर आ रहा था जी, जो आप सवाल कर रहे थे। मैं बैकग्राउंड इसलिए बता रहा था कि हुकुम सिंह का मैं बैकग्राउंड बता रहा हूं। हुकुम सिंह जो है उस क्षेत्र के बहुत पुराने नेता हैं और वो कांग्रेस की सरकारों में लगातार मंत्री रहे और भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं और बड़े वरिष्ठ नेता हैं। और निश्चित रूप से, और वो कोई संघ की बैकग्राउंड की भी नहीं है कि उनका कोई वैसा बैकग्राउंड संगीत सोम जैसा या उस तरह का बैकग्राउंड। सर, मैं किसी नेता के बारे में पूछ ही नहीं रहा हूं। इसलिए जब उन्होंने एक लिस्ट जारी की तो निश्चित रूप से उन्होंने लिस्ट जारी की, उस लिस्ट को अखबारों ने छापा। यह सही है कि अखबारों को उसके बाद उसकी पड़ताल करनी चाहिए थी और खासकर उन अखबारों को भी करनी चाहिए थी जिनका वहां पर मजबूत नेटवर्क है। वो उस तरह से नहीं हुआ। वो दिल्ली के अखबारों ने किया, अंग्रेजी के अखबारों ने किया और एनडीटीवी जैसे कुछ चैनलों ने किया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अभी ये हमारे मित्र से कह रहे थे कि वो गुजर बाहुल इलाका है। मुजफ्फरनगर दंगों से जाटों को हिंदू बनाने का एक्सपेरिमेंट हुआ और कैराना कांड से गुजरों को हिंदू बनाने का एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है जो भी जाति की आप बात कर रहे थे, और घरवीर इस बात की तायद करेंगे। और दरअसल ये सारा कुछ उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसके तहत ध्रुवीकरण के तहत ही सारा हुआ। और आज विश्व हिंदू परिषद की एक सूची आगरा को लेकर जारी होने वाली है, खबर भी आई है अखबारों में। तो कुल मिलाकर के मीडिया की जो आप बात कर रहे हैं, मीडिया भी जो है, चूंकि चुनाव होने हैं उत्तर
प्रदेश में, और मीडिया के अपने तमाम सारे बायसेस भी हैं, अपने तमाम सारे इंटरेस्ट भी हैं, और बहुत सारे जो इंडिविजुअल संवाददाता हैं उनकी अपनी वैचारिक वो हैं, स्थितियां हैं, और उसके तहत ये सारी चीज़ें इस तरह से सामने आई। मुझे लगता है कि आपने जो बात कही है महत्वपूर्ण बात है कि इसका मतलब कि कहीं न कहीं ध्रुवीकरण की जो राजनीति है, ध्रुवीकरण की जो पूरी कोशिश चल रही है, और वो उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनज़र है, कहीं न कहीं मीडिया का एक सेक्शन, मीडिया का एक बड़ा हिस्सा उसका भी पार्ट बनकर अपने को पेश कर रहा है। और ये अगर ऐसा है तो मैं समझता हूँ कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि मीडिया की वस्तुगतता और मीडिया की ऑब्जेक्टिविटी अगर अक्षुण्ण नहीं रहती है तो डेमोक्रेसी के लिए बड़ा खतरा होगा। खासकर हिंदी क्षेत्र में हम इस विषय को भी अपनी चर्चा में शामिल करेंगे एक अंतराल के बाद। आज हम मीडिया मंथन की चर्चा में कैराना की कहानी पर बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि कैराना की कहानी को मीडिया ने कैसे कवर किया। स्रोत बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, खासकर रिपोर्टिंग में। पत्रकारिता में बताया जाता है शुरू के दौर में ही पत्रकारों को, रिपोर्टर्स को, कि अपने स्रोत की पवित्रता को हमेशा बनाए रखनी चाहिए। हम हरवीर सिंह आपसे समझना चाहते हैं कि क्या आदिवासियों के क्षेत्र में, क्या उन क्षेत्रों में जहां इस वक्त सूखे की मार से लोग झेल रहे हैं, 7 लाख लोग बताए जाते हैं कि 1 वर्ष में बुंदेलखंड से लोग पलायित हुए हैं, क्या वहां के बारे में, या तमिलनाडु के किसी ऐसे क्षेत्र में जहां उत्पीड़न लगातार दलितों का हो रहा है, क्या वहां कोई अगर नेता, उनका ट्रेड यूनियन का, उनके सेक्शन का कोई नेता, उनके समुदाय का कोई नेता अगर खड़ा होकर अपनी बात कहता है, तो क्या भारत का मीडिया उसको वो तवज्जो देता है जो कैराना को दिया जा रहा है? जो कैराना में अचानक एक लिस्ट आती है, अवतरित होती है, और फिर वो सारे मीडिया में छा जाती है, कश्मीर से लेकर कैराना तक जोड़ दिया जाता है। ये किस रूप में देखते हैं इस मीडिया कवरेज को? देखिए, मैं इसमें जो बातें आपने कही उसको कैराना और शामली के संदर्भ में ही आपको बताता हूँ। कैराना और शामली, या शामली जो डिस्ट्रिक्ट है, उसकी पूरी सोशियो इकोनॉमी गन्ने की खेती और शुगर के चारों तरफ घूमती है। आपको मैं बताऊं कि वहाँ पर इस साल किसानों ने 550 करोड़ रुपए का गन्ना चीनी मिलों को दिया, उसमें से 300 करोड़ रुपया अभी तक बकाया है। किसानों ने शुगर मिल्स के सामने महीनों धरना दिया इस तपती धूप में, मई और जून में, ठीक है। वहाँ के जो बैंक्स हैं उनका जो आउटस्टैंडिंग है 12,000 करोड़ का, उसमें से करीब 10,000 करोड़ किसानों का है। किसान जो है वहाँ लाचार हो रहे हैं, बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं, शादियां नहीं हो रही हैं, बीमारी इलाज नहीं करा रहे। ये जो मुद्दे तो क्या इन मुद्दों को कैराना का जो पलायन है, पलायन नहीं, उनका जो असली मुद्दा है वहाँ का जो उद्योग बैठ रहा है, वहाँ का जो कारोबार बैठ रहा है। आप वहाँ शामली कैराना के किसी कारोबारी से बात कीजिए, किसान से बात कीजिए, मजदूर से बात कीजिए, वो किस तरीके से उनकी इकोनॉमिक हालत जर्जर हो रही है। तो हमारा मीडिया, वही स्थानीय मीडिया जिसके लिए ये किसान रोज बैठते थे, उनके कवरेज तो कहीं रास्ते। तो क्या हम ये माने, लेकिन बहुत संक्षेप में, कि क्या हम ये माने कि कुछ नेता या कुछ समूह सियासत में जो हैं वो और मीडिया दोनों मिलकर वहाँ के लोगों के असल सवालों को वो प्रायोरिटी में न रहें, वो सवाल दब जाएं, इसकी कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, जिस सांसद ने ये लिस्ट जारी की, मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहता, मैं इसलिए स्पष्ट कर रहा हूँ कि ये सारे मसले जो मैंने बताए हैं, उस व्यक्ति ने 6 से 7 बार उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रतिनिधित्व किया है, वो मंत्री रहे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहे। आप मुझे ये बताइए, संसद में कितनी बार उन्होंने यहाँ का सवाल उठाया? किसानों से जुड़े वहाँ के स्थानीय मसले कब उठाए? वो स्पेसिफिक आप बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम अपनी चर्चा को मीडिया तक केंद्रित रखें। दिलीप, हम यही समझना चाहते हैं कि अगर हरवीर सिंह जो उस इलाके से आते हैं, लंबे समय तक उन्होंने अमर उजाला के लिए, बाद में भास्कर के लिए, सबके लिए उन्होंने रिपोर्टिंग की है, हम ये समझना चाहते हैं जो ब्यौरे वो दे रहे हैं वहाँ की एग्रेरियन, जो वहाँ की जो एक उसको कह लीजिए क्राइसिस, किसानों का जो संकट है, ये सब कुछ के बावजूद जो बड़े मुद्दे हैं, तो क्या इन बड़े मुद्दों को वाकई हम इग्नोर कर रहे हैं, या हमें बता दिया गया है कि इसको बिल्कुल उठने नहीं दिया जाएगा, और वे लोग लाचार हैं, जो वहाँ के लोग हैं वो लाचार हैं, वो दूसरे इश्यूज पर कन्फ्रंट कर रहे हैं, अपना सर दीवार से टकरा रहे हैं, और असल मुद्दे उनके गायब हैं। तो ये जो कवरेज का तरीका है मीडिया में, आखिर ये इस पर मीडिया के बड़े फोरम्स पर, एडिटर्स के बीच में, प्रेस काउंसिल के बीच में, एडिटर्स गिल्ड के बीच में क्यों नहीं कोई चर्चा होती? नहीं, एक तो चीज़ स्पष्ट है, देखिए उमेश जी, जो विनोद जी भी कह रहे हैं, हरवीर जी भी कह रहे हैं कि वहाँ के इशूज जो हैं
वो उस तरह से नहीं आए हैं और ये एक मेजर प्रॉब्लम है। ठीक, अगर आप सिर्फ मीडिया कवरेज को भी देखें तो ये इसमें एथिकल इशूज मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण ढंग से उसका वायलेशन हुआ है। जैसे सारे अखबारों ने, लगभग सारे अखबारों ने ये आबादी के आंकड़े देना शुरू कर दिया। 2011 के सेंसस के कस्बावार आंकड़े अभी तक जारी नहीं हुए हैं। सबने कहा कि यहाँ 25% रह गए, यहाँ 27% रह गए। कौन स्रोत है, कहाँ बोला, किसने बोला, किस अधिकारी ने बोला, किसने क्या वो किसी बड़े कस्बे में 5 लाख 10 लाख की आबादी में किसने जाके गिन लिया। तो एक तो ये मेजर प्रॉब्लम हुई है। दूसरा, खबरों का सोर्स जो है उसके बीच का बैलेंस। और दिलचस्प बात बताऊं दिलीप मंडल कि बहुत सारे चैनलों की प्राइम टाइम बहसों में कुछ पार्टियों के प्रवक्ताओं को मैंने ये तक कहते सुना कि वहां इकाई दहाई नहीं, इकाई में बचे हैं अब कुछ कम्युनिटीज के लोग। तो ये जो आंकड़ा इतना स्पेसिफिक आप दे रहे हैं, ये कहां से आ रहा है? ये मेजर प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम है कि आप जब ये खबरों का सोर्स देखें, आप किससे बात करें। अगर वो मुस्लिम बहुल इलाका है तो आपके खबरों में आपने उनसे बात भी नहीं की, आप लगातार गलत आंकड़े दे रहे हैं। आप जब फैक्ट देखने जा रहे हैं तो कुछ और देख रहे हैं। मुझे लगता है कि जो पॉलिटिक्स का मेटा नैरेटिव है उसको अगर कमलाइज करने की कोशिश हो रही है तो मीडिया उसके साथ बह गया है। मैंने ये देखा से कहीं बाय डिजाइन, नियत से भी। विनोद अग्निहोत्री, मैंने देखा कि कल एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को डिप्यूट किया गया था कि आप जांच कीजिए, पड़ताल कीजिए कि जो 346 की लिस्ट है उसकी असलियत क्या है। उन्होंने एक रिपोर्ट दी और इसको, चूंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट है, चूंकि इसको अधिकृत माना जाएगा, तो हम मीडिया में जो खबरें आई हैं वो अपनी जगह हैं और उन्होंने भी लगभग यही बात कही है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने उसको बहुत ईमानदारी से आज रिपोर्ट किया है। मैं बिल्कुल संक्षेप में आपके सामने सवाल की शक्ल में इसको रखता हूं कि उन्होंने कहा कि 67 लोग जो हैं वो कैराना 10 साल पहले छोड़कर चले गए, 179 लोग कैराना 4-5 साल पहले छोड़कर चले गए, 53 लोग कैराना 3 वर्ष पहले छोड़कर चले गए। और रीज़न जो था छोड़ने का वो बिजनेस था, हेल्थ केयर था, बच्चों की पढ़ाई थी। ये 3 मुद्दे उन्होंने गिनाए हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट की फाइंडिंग मैं बता रहा हूँ आपको। 16 लोगों के बारे में बताया गया कि जिनके बारे में बताया गया था कि ये फिरौती के कारण भागे या दबाव के कारण भागे अपराधियों के, वे मर चुके हैं, उनका निधन हो चुका है। और 3 जो अभी हैं वो बाकायदे फैमिली वहीं पर रहती हैं। ये इस तरह के बहुत सारे उन्होंने ब्यौरे दिए हैं। और सबसे दिलचस्प ब्यौरा ये है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट का ब्यौरा नहीं है, लेकिन ये मीडिया रिपोर्ट में आया है, सोशल मीडिया में और कई अखबारों में भी इसकी झलक मिली है। 216 में फिरौती की अब तक कैराना में सिर्फ 1 वारदात हुई, ये रिपोर्ट हुई है मीडिया में। अब सवाल इस बात का है कि कैराना मुजफ्फरनगर से भी ज़्यादा आतंककारी है, या वहाँ से भी लॉ एंड ऑर्डर ज़्यादा ख़राब है। दिल्ली के फार्म हाउस में जो कुछ हो रहा है, हरियाणा में जो कुछ हो रहा है, आंध्र में जो कुछ हो रहा है, तेलंगाना में जो कुछ हो रहा है, आप कैराना को सिंगल आउट कैसे किए? तो इस पर क्या आप कैसे समझते हैं कि एडिटर के रूप में, खासकर हिंदी अखबारों में जो ये ट्रेंड ओवर कराया? देखिए उर्मिलेश जी, कैराना हो या बिहार हो, हमारे मीडिया के कुछ पूर्वाग्रह बिल्कुल सबके सामने हैं। कैराना में जो ये घटना हुई जिसका आपने विस्तार से तफसील जिक्र किया, आज आप देखिए कि किसी भी मीडिया में इस रिपोर्ट की, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट है, उस तरह से प्रमुखता से चर्चा नहीं है जैसे हुकुम सिंह की रिपोर्ट की चर्चा थी। हुकुम सिंह की सूची की जिस तरह से चर्चा थी उस तरह से इसकी चर्चा नहीं है, जबकि ये ऑथेंटिक रिपोर्ट है। आज कायदे से टेलीविजन चैनल्स में, अखबारों में, सब में ये लीड स्टोरी होनी चाहिए थी कि कैराना का आधिकारिक सच ये है। लेकिन एक अखबार ने छाप दिया, हमारे अखबारों ने भी छापा है, लेकिन उसको जो है वो साधारण तरीके, सामान्य खबर की तरह, जबकि ये मुझे लगता है ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ थी। इसका कारण ये है कि सनसनीखेज, सांप्रदायिक पूर्वाग्रह और इसके अलावा अपने अपने एजेंडे, ये जो एजेंडे हैं, ये एजेंडा पॉलिटिक्स जो है, जो मीडिया में घुस गई है। अब मैंने बिहार कहा ना कि जंगल राज, बिहार में एक घटना होती है तो जंगल राज की खबर तुरंत आ जाती है पूरे उसमें, और दिल्ली में हो जाए, मध्य प्रदेश में हो जाए, राजस्थान में हो जाए तो सिंगल कॉलम हो जाती है या नहीं। तो यही स्थिति कैराना की है। दिलीप मंडल, हम ये जो बात कह रहे हैं, विनोद अग्निहोत्री बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि ये जो खबर है, जो जिसकी चर्चा मैंने की, जांच रिपोर्ट, ये आज की सबसे बड़ी खबर होनी चाहिए थी। यानी कल रात को टेलीविजन चैनलों पर इस पर प्राइम टाइम में बहस होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। हम ये समझना चाहते हैं आपसे कि कैराना की पिछले 6 दिन की अगर पूरी रिपोर्टिंग देखें, अंग्रेजी प्रेस कंपैरेटिवली ज़्यादा बैलेंस्ड है। चैनल हिंदी में अगर देखा जाए तो मैं नाम लेकर कहना चाहता हूँ, आज एनडीटीवी इंडिया है प्राइवेट चैनलों में, या एबीपी है, ये ज़्यादा बैलेंस्ड, एबीपी बहुत बैलेंस्ड है। लेकिन ज़्यादातर हिंदी चैनल
बैलेंस्ड नहीं है, ज़्यादातर हिंदी अखबार बैलेंस्ड नहीं है, तो हिंदी अंग्रेजी का एक विभाजन है। और दूसरी बात यह है कि हमने ये एक चीज़ और देखा कि ये जो विभाजन है वो सांप्रदायिक जो विद्वेष की बात कर रहे हैं, बायस की बात कर रहे हैं, वो सब है। इसके पीछे क्या समाजशास्त्र है? क्या इन अखबारों चैनलों में काम करने वाले लोगों की अपनी कोई सोशल प्रोफाइलिंग की प्रॉब्लम है, क्या है, या मैनेजमेंट का है? ये कैसे होता है, क्या समझते हैं आप? मुझे इसमें लग रहा है उर्मिलेश जी कि मेजर इश्यूज हैं कि देखिए 1991-92 में भी कहा गया था कि हिंदी प्रेस जो है वो हिंदू प्रेस बन गया, पूरा का पूरा वो एक कम्युनल किस्म का कवरेज हुआ। 50 लोग मरे तो रात में संपादक जी ने फ़ोन किया कि एक जीरो और बैठा दो, और 500 लोग मर गए, और उस खबर को पढ़ के और कुछ हो गया। अलीगढ़ में डॉक्टरों ने मरीजों को मार दिया, और जबकि कोई नहीं मरा, और इस खबर को पढ़कर दंगा हो गया। तो अखबार दंगाई बनते रहे, ये पहली बार नहीं हमने है। दादरी में भी ये देखा, ये अक्सर होता रहा है। मुझे लगता है कि अगर आप आंख बंद करके भारतीय मीडिया की एक तस्वीर खींचना चाहेंगे तो वो बेसिकली हिंदू अपर कास्ट मेल की आपको तस्वीर नजर आती है। न्यूज़ रूम को देखें तो भी, तो ये स्ट्रक्चर एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक है। डॉक्टर हिलाल अहमद, हम बिल्कुल अंत में है कार्यक्रम के। जो बात उभर कर सामने आ रही है कि कहीं न कहीं मीडिया में जो काम करने वाले लोग हैं, जो मीडिया की ओनरशिप है, उसके जो सोशल जो उसका प्रोफाइल है, उसके पॉलिटिकल, उसके इंटेलेक्चुअल जो बोध उसको भी प्रभावित कर रहा है। क्या आप समझते हैं कि मीडिया के स्तर पर भी भारत जैसे देश में एक बड़े स्तर पर इनिशिएटिव की ज़रूरत है, डेमोक्रेटाइजेशन की, एफर्मेटिव एक्शन की? कैसे इस समस्या को एड्रेस कैसे किया जाए ताकि मीडिया ज़्यादा नेशनल सही सेंस में, सामाजिक सही सेंस में, सेकुलर डेमोक्रेटिक, ये केवल ये शब्द नहीं है बल्कि हमारे संविधान की, हमारी डेमोक्रेसी की आत्मा है, उनके करीब पहुँच पाए? क्या हो सकता है? देखिए, दो तीन चीज़ें तरीका क्या है? दो तीन चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये कि हम इंक्लूसिव बनाएं, अपने न्यूज़ रूम्स को हम इंक्लूसिव बनाएं। वो केवल इंक्लूसिव सिर्फ जो है वो धर्म के आधार पर ना हो, जाति के आधार पर हो। और मुझे लगता है जो आरक्षण पर बहस होती है, अक्सर ये बात होती है कि मीडिया हाउसेस में कितने लोग हैं जो कि ऐसी जातियों से आते हैं जो कि वर्चस्वशाली जातियाँ नहीं रही हैं। मुझे लगता है कि इस पर राष्ट्रीय बहस की ज़रूरत है। एक तो वो एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही जाति, देखिए भारत में सांप्रदायिकता का जवाब जो है हमेशा जातिगत समीकरणों से आया है। अगर आप देखें ये इतिहास है भारत का, तो मुझे लगता है कि जाति एक महत्वपूर्ण सच है जिसको लेकर न्यूज़ रूम की जो संरचना है उसको बदला जा सकता है। एक चीज़ तो मुझे लगता है ये हो सकती है। दूसरी चीज़ जो है, जो कि हमारी बातचीत में आई भी है, मैं सिर्फ उसको और ज़्यादा कि देखिए, एक है कमर्शियल इंटरेस्ट जी। आमतौर पर हम इस पर खुलकर चर्चा नहीं करते हैं कि जैसे बात होती है कि पहचान की राजनीति का कमर्शियल इंटरेस्ट ज़्यादा है। ब्रेकिंग न्यूज़ में अगर आप हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे तो उसकी जो कमर्शियल वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाती है और उसके ख़रीदार ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन जैसे अस्तित्व की राजनीति की बात आती है, जैसे सूखे की बात आती है, तो वो उतने ज़्यादा उनकी ब्रेकिंग न्यूज़ वाली कैपेबिलिटी हमने बनाई नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पर एक कॉन्सेप्चुअल दूरी है हमारी उन विषयों को इस तरह से पेश करने की जो अस्तित्व के सवाल हैं, ताकि उनकी भी एक कमर्शियल वायबिलिटी बने। क्योंकि देखिए ये निजीकरण का ज़माना है, इसमें बिना कमर्शियल इंटरेस्ट की बात बनेगी नहीं। मुझे तो लगता है सूखे का भी एक अर्थशास्त्र है जिसको कि मीडिया को समझना मुझे लगता चाहिए। है कि कार्यक्रम के बिल्कुल अंत में डॉक्टर हिलाल अहमद की इसी टिप्पणी के साथ हम एक सवाल के साथ इस कार्यक्रम का समापन आज करेंगे। वो ये कि जो बातें अभी हिलाल ने कहीं, हमारे अन्य सभी पत्रकार मित्रों ने कहीं, तीनों पत्रकार मित्रों ने, क्या भारत के मीडिया की अंदरूनी संरचना में जो बुनियादी कुछ समस्याएं हैं, क्या उनको एड्रेस किए बगैर यह जो असंतुलन, ये जो बायसेस है, ये जो दुराग्रह हैं, ये जो बार बार उठते हैं, क्या हम इनको हल कर सकते हैं? बस इसी एक सवाल के साथ आज के इस कार्यक्रम का हम समापन करते हैं। आप चारों लोगों का स्टूडियो में आने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए राज्यसभा टेलीविज़न।